नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7वां देखेंगे जो कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 25 का संबंध 60 से है और 15 का संबंध 20 से है, उसी प्रकार 13 का संबंध किससे होगा यह हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर यह पता करेंगे कि यहाँ पर इस 25 से 60 कैसे लिखा है और यहाँ पर 15 से 20 कैसे लिखा है। उसी प्रकार हम यहाँ पर 13 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम पता करते हैं कि 25 से 60 कैसे लिखा है। तो 25 को ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 60 मिले। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 25 का 2 गुना कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे 25 का 2 गुना होता है 50। कितना होता है 50। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है 60 लिखा है। यानी अगर हम 50 में 10 को प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे। तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 60 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 60 दिया है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम 15 से 20 का पता करते हैं। तो सबसे पहले हम सेम तरीके से क्या करेंगे, इस 15 का भी 2 गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 15 का 2 गुना कितना होता है। तो 15 का 2 गुना होता है 30। और जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना करके 10 प्लस किया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 10 को प्लस कर लेंगे। तो जब हम 30 में 10 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा 20 लिखा, मतलब ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरी लॉजिक लगाते हैं। अगर हम यहाँ पर 25 का वर्ग करते हैं, ठीक है, तो 25 का वर्ग कितना होता है। तो 25 का वर्ग होता है 625। अब 625 और यहाँ पर कितना लिखा है 60, यानी 625 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 60 मिले। तो देखिए, अगर हम इसको आपस में जोड़ेंगे, इसका डिजिट का योग करेंगे तो 60 तो आएगा नहीं। तो फिर इसका हम आपस में गुणा करके देख ले। तो यहाँ पर आपस में हम गुणा कर देते डिजिट का, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, यानी डिजिट का गुणा करने पर हमें यहाँ पर 60 मिला है। ठीक है, और यहाँ पर 60 दिया है। अब उसी तरीके से यहाँ पर हम 15 से 20 का पता करते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे 15 का भी वर्ग कर लेंगे। तो 15 का वर्ग कितना होता है। तो 15 का वर्ग होता है 225। जैसे हमने यहाँ पर आपस में गुणा किया है तो यहाँ पर भी आपस में गुणा करेंगे। तो 2 दूना 4, 4 पंजे 20, यहाँ पर कितना हो रहा है 20 हो रहा है, और 20 भी यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे 13 का संबंध बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेम तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर 13 का वर्ग कर लेंगे। और 13 का वर्ग होता है 169। कितना होता है 169। और जैसे हमने यहाँ पर वर्ग करके आपस में गुणा किया, यहाँ पर वर्ग करके आपस में गुणा किया है, तो यहाँ पर भी इस डिजिट का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 6 कम 6 9 छिंग 54, यहाँ पर गुणा करने पर हमें कितना मिला है। तो 54 मिला है। ठीक है, तो 13 का संबंध किससे होगा। तो ये होगा 54 से। तो ऑप्शन में देखिए 54 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर लॉजिक को समझना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। तो यहाँ पर देखिए, संख्या जैसे 17 के बाद 17 लिखा है, फिर 17 के बाद 51, 51 के बाद 27, 27 के बाद 153, 153 के बाद 37। यानी यहाँ पर संख्या को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो संख्या हमारे पास ना तो किसी का वर्ग लिखा ना किसी का घन लिखा है। यहाँ पर संख्या हमारी घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो जब भी संख्या घटती है बढ़ती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, संख्या को एक छोड़ के एक देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक छोड़ के एक देखेंगे। तो यहाँ पर 17 से 51 को देखेंगे। ठीक है, तो 17 से 51 यानी 17 से 51, तो 17 का ऐसा क्या करेंगे हमें यहाँ पर 51 मिलेगा। तो आप कहोगे 17 से 51 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 17 का 3 गुना करेंगे तो 17 3 51। ठीक है, अब सेम तरीके से और एक छोड़ के एक देखेंगे तो यहाँ पर 51 से 153, यानी 51 का भी ऐसा क्या करेंगे हमें यहाँ पर 153 मिले। तो यहाँ पर भी 51 का भी यहाँ पर क्या हुआ 3 गुना हुआ है। ठीक है, अब उसी तरीके से हमें और अगली संख्या पता करना है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर ही संख्या को बताना है। तो इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 3 गुना हुआ है, यहाँ पर 3 गुना हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसमें भी एक छोड़ के इसमें भी 3 गुना कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम 153 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर अगली संख्या क्या हो जाएगी। तो कहोगा आप 459। क्या होगा, इसका 3 गुना होगा 459। ठीक है, क्या होगा 459। तो ऑप्शन में देखिए 459 कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इससे और अगली संख्या बताना होता है तो आप क्या करते हैं यहाँ पर और एक छोड़ के एक देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं 17 से 27, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास +10 हो रहा है। ठीक है, कितना हुआ +10। अगर हम यहाँ पर 27 से और आगे देखते तो यहाँ पर एक छोड़ के एक देखेंगे तो यहाँ पर 37, यानी यहाँ पर भी क्या हुआ है। तो आप कहोगे यहाँ पर भी +10 हुआ है। तो इस पैटर्न के हिसाब से आप क्या करते हैं अगली संख्या बताने के लिए इसमें भी 10 प्लस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से नीचे 3 गुना किया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आप बस पैटर्न को समझिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में हैप्पी को ZQQBI तथा रंग को HOBS कोडित किया जाता है
तो उसी भाषा में होली का कोड क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोड क्या दिया ये देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड लेटर दिया है, यहाँ पर भी हमें लेटर का कोड लेटर ही दिया है। तो जब भी लेटर का कोड लेटर ही दिया जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन लेटर को या तो प्लस माइनस करके देखते हैं अल्फाबेट में, या फिर हम क्या करते हैं उनका विपरीत देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं क्रॉसिंग मेथड या फिर आगे पीछे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आगे से एक एक को देखते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर एस से जेड को देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादा प्लस हो रहा है, मतलब लगभग बहुत ज्यादा। ठीक है, यानी ज्यादा डिफरेंट है। और एस से क्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी ज्यादा प्लस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब पीछे से देखते हैं। पीछे से यहाँ पर देखिए, जिससे अगर हम यहाँ पर y से z को देखेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर क्या हुआ है, तो आप कहोगे यहाँ पर +1 हुआ है। फिर हम यहाँ पर p से q को देखेंगे तो यहाँ पर भी +1, इस p से यहाँ पर q मतलब यहाँ पर भी +1। फिर बाद में यहाँ पर देखिए s से b मतलब यहाँ पर भी +1, s से यहाँ पर i मतलब यहाँ पर भी +1, यानी यहाँ पर अल्फाबेट में +1 किया है। क्या सेम तरीके से रंग से ये भी कुछ लिखा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी पीछे से देखेंगे तो g से h मतलब यहाँ पर भी +1, n से o मतलब यहाँ पर भी +1, a से b मतलब यहाँ पर भी +1 और r से s मतलब यहाँ पर भी +1। सभी में +1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, पीछे से +1 हुआ है। तो हम यहाँ पर होली का बताना, तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर भी +1 पीछे से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले i में +1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, j होगा। फिर l में +1 करेंगे तो m होगा। फिर बाद में हम o में +1 करेंगे तो p होगा, और s में +1 करेंगे तो i हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देखिए JMPI कहाँ पर है, तो JMPI ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर C में दिया है। ऑप्शन नंबर C हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करेगा। यानी हमें यहाँ पर मणिपुर दिया है, उड़ीसा दिया है, मिजोरम दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ज्यादातर आप क्या करते हैं, वेन डायग्राम के प्रश्नों को गलत कर देते हैं। लेकिन आपको जब भी वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना तो आपको क्या करना, शब्दों को ध्यान से देख लेना है, फिर आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है मणिपुर आपको पता है, उड़ीसा आपको पता है, मिजोरम आपको पता है। अब तीनों शब्दों को आप जानते हो तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बना लेना है, आपका प्रश्न ऑटोमेटिक ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लो हम यहाँ पर मणिपुर का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, मणिपुर का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया ओडिशा। अब ओडिशा का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर पहले मणिपुर का जो डायग्राम बना लिया है कि इनका ओडिशा से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर मणिपुर और ओडिशा का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि मणिपुर एक अलग राज्य है और ओडिशा एक अलग राज्य है। ठीक है, ये दोनों ही भारत के राज्य है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। तो इनका डायग्राम यहाँ पर कैसा बनेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर अलग अलग बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे। अब तीसरा शब्द हमें यहाँ पर दिया मिजोरम। अब मिजोरम का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना कि जो हमने यहाँ पर मणिपुर और ओडिशा का डायग्राम बना लिया है क्या इनका संबंध मिजोरम से कोई है या नहीं है। तो आप कहोगे मिजोरम भी एक अलग राज्य है, तो ये भी इनका भी संबंध ओडिशा और मणिपुर से नहीं है, तो मिजोरम का डायग्राम इनसे अलग बन जाएगा। तो तीनों का डायग्राम कैसा बनेगा, अलग अलग बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए इस प्रकार का कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बस आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य से भिन्न या असंगत है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि भिन्न या असंगत है। तो देखिए ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर कुछ संख्या दी है, इनमें से 3 संख्या किसी न किसी प्रकार की समान में लिखी है, लेकिन एक अलग है, उसी का हमें यहाँ पर चयन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, जब भी संख्या में भिन्न या असंगत बताते तो हम क्या करते हैं, संख्या को देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। तो यहाँ पर ना किसी का वर्ग और घन तो दिखाई नहीं दे रहा है, संख्या हमारे पास यहाँ पर बड़ी संख्या है। तो जब भी आपको यहाँ पर बड़ी संख्या मिले उस कंडीशन में आपको क्या करना है, या तो सम विषम देख लेना है, या फिर आपको क्या करना है, इनका डिजिट का योग करना है। तो सम विषम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास संख्या सम विषम लिखती चल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिजिट का योग करके देख लेंगे। जैसे यहाँ पर डिजिट का योग करेंगे तो 9 और 1 कितने होंगे 10, और 10 में 5 को जोड़ेंगे 15, और 15 में 3 18, 18 2 22, 20 और 20 और 27। ठीक है, 20 7 27, यानी यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 27 हो रहा है। अब नीचे देखते हैं तो 6 4 10, 10 3 13, 13 6 यहाँ पर 18, सॉरी 13 6 19, 19 7 हमारा 26, 26 और 1 27। यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर 27 हो रहा है। ठीक है, इन दोनों का योग 27 हुआ है। ऑप्शन सी को देखिए, यहाँ पर देखेंगे, देखिए 7 4 11, 11 1 12, 12 18 20, 20 5 25, 25 2 27। यहाँ पर भी कितना हो रहा है, 27 ही हुआ है। ठीक, इसका भी योग कितना
कितना हुआ 27। उसके बाद ऑप्शन डी को देखिए 5 7 12 12 6 18 18 2 20 20 4 24 24 6 30, यहाँ पर कितना हुआ है तो आपको होगा यहाँ पर हमें 30 मिला है। अब देखिए हमने यहाँ पर योग किया तो आपको यहाँ पर एक अलग दिखाई दे रहा होगा, जो कि देखिए इनका 27 आया, इनका 27 आया, इनका 27 योग आया, लेकिन यहाँ पर हमें अलग मिल रहा है 30 योग, मतलब यही हमारा असंगत है, भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जब संख्या आपको ज्यादा बड़ी दिखाई दे तो आपको क्या करना है, वहां पर प्लस करके देख लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करें। यानी हमारे पास यहाँ पर एक पैटर्न दिया है और इनमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर कौन सा लेटर होगा यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यह हमारा मिसिंग अक्षर वाला यानी कि हमारा यहाँ पर लुप्त अक्षर वाला प्रश्न है। और जब भी हम लुप्त अक्षर वाले प्रश्न को सोल्व करते हैं, लुप्त संख्या वाले प्रश्न को सोल्व करते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इसी की जगह हम क्या करते हैं, लेटर पता करते हैं, जैसे यहाँ पर नीचे और यहाँ पर हम पता कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक ही आकृति है। ठीक है, अलग अलग पैटर्न नहीं है। जब अलग अलग पैटर्न होता है तो हम क्या करते हैं, प्रश्न चिन्ह की जगह चिन्ह या संख्या को पता करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही पैटर्न है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी एक छोर से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस छोर से चलते हैं। तो जैसे अगर हम एफ से के की ओर जाते हैं, एफ से के की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ ABCD में, तो एफ 6 नंबर पे, ये 11 नंबर पे, मतलब यहाँ पर +5 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर के से एन की ओर जाते हैं, तो के से एन की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो के 11 एन 13, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो इसमें हमारा हुआ एन हमारा 14, मतलब यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से हम नीचे आते हैं तो एन से हम यहाँ पर क्या करते हैं, यू की ओर आते हैं। तो एन से अगर हम यहाँ पर यू की ओर आएंगे तो यहाँ पर एन 14, ये हमारा कितना, तो आपको 21, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर 7 प्लस हुआ है। कितना, 7 प्लस। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो इस पैटर्न में हमारा 7 प्लस हो रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर 7 प्लस हुआ है। फिर और हम यू से जेड की ओर आएंगे नीचे की ओर, तो यहाँ पर क्या प्लस हो रहा है, तो आपको कि यू 21 पे, जेड हमारा 26 पे, मतलब यहाँ पर वापस से +5 हो रहा है। कितना, +5। फिर हम जेड से यहाँ पर सी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना कितना हो रहा है, तो आपको जेड से सी, मतलब यहाँ पर +3 हुआ। कितना हुआ, +3। फिर यहाँ पर सी से जे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो आपको कि यहाँ पर वापस से +7 हो रहा है। क्या हुआ, +7। तो पैटर्न को समझिए, यहाँ पर 5 प्लस फिर 3 फिर +7, यानी अगला। और जैसे अगर हम यहाँ से देखेंगे, जैसे ओ, मतलब यहाँ पर वापस से +5 हुआ है। अब पैटर्न को देखिए, सबसे पहले 5 + 3 + 7 प्लस, फिर 5 + 3 प्लस, फिर 7 प्लस, फिर 5 प्लस। तो अगला बताने के लिए, यहाँ पर बताने के लिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 के बाद 3 प्लस होगा। ठीक है, तो ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, 3 प्लस करेंगे तो 18, और 18 नंबर पे आर आता है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अलग अलग पैटर्न में अलग अलग तरीके से प्रश्नों को सोल्व करते, तो आपको मैं हर तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, जिसमें संख्या 18 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 पासे दिए हैं और इनमें हमें यहाँ पर कुछ संख्या दर्शाई गई है, इनमें 18 के विपरीत कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। तो आपको पता है, एक से अधिक पासा होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, संख्या में कॉमन देखते हैं, यानी पासे हम क्या करते हैं, पासे पे कॉमन सतह देखते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 पासे दी और यहाँ पर अगर कॉमन सतह की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 18 दिखाई दे रही है। ठीक है, हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रही है, 18 दिखाई दे रही है। अब आपको पता है जो कॉमन है, आपको क्या करना है, इस कॉमन से घड़ी की दिशा में चलता है। तो ये हमारे पहले पासे की 18 है और ये हमारे दूसरे पासे की 18 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलेंगे और कॉमन से ही चलना है। तो कॉमन हमारा पहले पासे में यहाँ पर, तो यहाँ से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो कहोगे 15 मिला। क्या मिला, हमें 15 मिला, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। फिर और आगे चलेंगे उस 15 से, तो हमें अगला क्या मिला, 19 मिला, तो 19 को भी हम उसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब हम दूसरे पासे में चलेंगे, वहां पर भी कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिले, तो आपको होगा यहाँ पर हमें 16 मिला, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे। फिर 16 से फिर आगे जाएंगे तो हमें यहाँ पर 20 मिला, तो 20 को भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कॉमन चल रहा संख्या हमारी खत्म हो गई। अब जो संख्या हमारे पास यहाँ पर इसके सामने ये और इसके सामने जो संख्या आमने सामने आपको करना है। ठीक है, हमेशा तो जो यहाँ पर आमने सामने जो संख्या ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अगर 19 का पूछा होता तो 20 और 20 का 19, 15 का 16 और 16 का 15, लेकिन हमें यहाँ पर किसका पूछ रहा, तो हमें यहाँ पर 18 का पूछा। और 18 का क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कॉमन संख्या का जो बचा हुआ सतह वो क्या हो जाएगा, कॉमन का विपरीत होगा। अब यहाँ पर हम इसको काटेंगे और यहाँ पर कौन सी संख्या मिल रही है, तो आपको हो गया हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी 15 से हमें 20 तक दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पर बीच में कौन सी संख्या गायब है, तो आपको हो गए यहाँ पर 17 वाली जो 17 है ये संख्या गायब है। ये संख्या गायब है, इसका मतलब ये है कि 18 का विपरीत क्या हो जाएगा,
17 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 17 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, जो संख्या बच जाती वो हो जाती कॉमन की विपरीत। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित वेन आरेख में ऐसे कितने लड़के हैं जो रेसर और जिम्नास्ट दोनों है। ठीक है, यानी इस आरेख में ऐसे कितने लड़के हैं जो रेसर और जिम्नास्ट दोनों है, यह हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि एक वृत्त टाइप का, तो इसके अंदर जितने भी लड़के हैं वो सभी के सभी अपने आप में क्या है? लड़के हैं। उसके बाद ठीक है, इसमें अपने जितने भी वो सभी के सभी लड़के हैं अपने आप में। उसके बाद इसके अंदर जितने भी वो सभी के सभी अपने आप में क्या रोसर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जिम्नास्ट के अंदर इतने, इसके अंदर भी जितनी भी संख्या वो सभी के सभी अपने आप में जिम्नास्ट है। हमें यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे कितने लड़के हो, रेसर भी और जिम्नास्ट भी, यानी कि सभी होना चाहिए। तो सभी की सभी, तो हमें केवल यहाँ पर एक ही संख्या दिखाई दे रही है, वो है 4, जो कि सभी के अंदर है। तो 4 हमारा यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ये भी वेन आरेख का ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें आकृति के अंदर संख्याओं को देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है यहाँ पर अक्षर और संख्याओं की, और उसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन से अक्षर और संख्या आएगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो आपको लेटर संख्या वाली श्रृंखला श्रेणी देखने को मिले, उस कंडीशन में आपको क्या करना? सबसे पहले या तो आप लेटर को देख सकते हो या फिर आप संख्या को देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लेटर, हमें आसान दिख रहे तो हम लेटर से देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एल के बाद एम। ठीक है, मतलब यहाँ पर +1 क्या हुआ था? आपको +1 एल एम +1। फिर बाद में एम से ओ, मतलब यहाँ पर एम 13 पे, ओ 15 पे, मतलब यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर +2। फिर ओ से आर, मतलब यहाँ पर देखिए 18 पे, मतलब यहाँ पर +3 क्या हुआ? +3। और आर से वी, मतलब यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर +4। तो वी से आगे बताने के लिए हम यहाँ पर पैटर्न को समझेंगे। जैसे +1 +2 +3 +4, मतलब यहाँ पर +5 होना चाहिए। तो +5 करेंगे तो वी हमारा 22 से 5 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 27, मतलब जेड 26 तक होता है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? लेटर संख्या को देखते हैं। अब संख्या को देखेंगे तो 16 से 20, मतलब यहाँ पर +4। फिर बाद में 20 से 24, मतलब यहाँ पर भी +4। फिर बाद में 24 से 28, मतलब यहाँ पर भी +4। और 28 से 32, मतलब यहाँ पर भी +4। यानी अगली संख्या बताने के लिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इस पैटर्न में +4 कर लेंगे। तो 32 में +4 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए A36, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है A36, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न आसान पूछे जाते हैं, बस हमें तरीके पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी प्रश्न हर परीक्षाओं में सरल ही पूछे जाते हैं, और ये जितने भी प्रश्न सभी के सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न प्रीवियस ईयर है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पर एक कोष्टक में 3 संख्या दी है और इनका जो आपस में संबंध है वही संबंध किस विकल्प में हमें यह बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले उनका रिश्ता हम पता करेंगे कि इनका रिलेशन आपस में कैसे है। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं? बड़ी संख्याओं को पता करते हैं छोटी संख्या से। तो अगर यहाँ से 4 से हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? इसका 20 की ओर देखते हैं, तो 4 पंजे 20, यानी यहाँ पर क्या हुआ? तो आपको 5 गुना, और यहाँ पर देखिए 4 7 28, यानी पिछली अगली संख्या में क्या हुआ? 5 गुना, और पिछली संख्या में 7 गुना। क्या ये हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या? कहीं तो ऑप्शन में चेक कीजिए। ऑप्शन में ए में देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ? 4 गुना, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 4 गुना हो रहा, मतलब ये भी नहीं मिल रहा। उसके बाद यहाँ पर 9 गुना हुआ, मतलब ये भी नहीं मिल रहा। यहाँ पर 12 पंजे 60, यहाँ पर 5 गुना हो रहा पहली संख्या, और पिछली देखिए उसके बाद 12 7 84, यानी यहाँ पर भी 7 गुना हुआ। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, तो पहली बार पहली संख्या के साथ 5 गुना, दूसरी संख्या के साथ 7 गुना। उसी प्रकार यहाँ पर भी पहली संख्या के साथ 5 गुना, दूसरी संख्या के 7 गुना हमें कहाँ पर मिला? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी में मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर समुच्चय का संबंध पता करके सेम संबंध ढूंढना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि 30 जनवरी 2010 को शनिवार था तो 1 मार्च 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न, और कैलेंडर के प्रश्न में हम क्या करते हैं? जब भी आपको यहाँ पर दिन निकलना होता है, कोड पूछा जाता है और कोड होता है, उस कोड के थ्रू हम निकालते हैं। वो कोड आपको मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको आता हो तो आप खुद से भी निकालने की कोशिश करें। प्रश्न की स्पीड चेक करें कि आप किसी भी प्रश्न को कितनी देर में सोल्व कर पा रहे हैं। अब जब आप प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हो तो प्रैक्टिस सेट सोल्व करने का मतलब क्या है? कि आप प्रश्न को कितनी देर में प्रश्न को सोल्व कर पा रहे हो और कितने प्रश्न सोल्व करते हो, यही मतलब होता है। ठीक है, बाकी आपको मैं अभी यहाँ पर चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ कुछ समय बाद, क्योंकि मुझे भी समय नहीं मिल रहा है। मुझे भी, मेरा भी ऐसे बहुत से जॉब है, उसमें जाना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, फिर आपके लिए क्वेश्चंस लेना पड़ता है, जो कि
परीक्षाओं में पूछे जा रहे नए नए पैटर्न हो उसके हिसाब से, तो इसीलिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईयर की लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करना, हमें यहाँ पर 30 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो ये हम पता करेंगे कि क्या 30 जनवरी 2010 को शनिवार था ही कि नहीं था। सबसे पहले तो हमें ये पता करना, फिर हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे सबसे पहले 2 डिजिट को लेंगे, तो यहाँ पर हम 10 को लेंगे, तो ये हमने 10 को लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और उसका डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 4 दूना 8 2 बार में गए, जो बचा उसे छोड़ दो, ठीक है। अब 4 दूना 8 वापस से प्लस करेंगे, फिर हम यहाँ पर डेट लेंगे जो कि 30 जनवरी दिए, फिर यहाँ पर कोड लेंगे, तो एक यहाँ पर जनवरी का यानी कि मंथ कोड 1 होता है और ईयर कोड यहाँ पर 2000 का 6 होता है, ठीक है। अब सभी को जोड़ के हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 10 और 2 12 और 12 30 कितना होते हैं 42 और 42 1 43 43 और 6 हमारे पास यहाँ पर 49 होंगे। कितने होंगे, तो आप कहोगे 49 हो जाएंगे। 49 को जब 7 से भाग देंगे तो शेष हमारे पास 0 बचेगा, पूरा कटेगा। जब से 0 बच जाता है तो 0 नंबर पे आपको शनिवार हमेशा लेना है और 1 नंबर पे आपको क्या लाना, रविवार। तो टोटल 6, 1 से लेके आपको क्या करना है 0 तक जाना है, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके 6 आपको 0 तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा शेष कितना बचा, 0 बचा था और 0 नंबर पे शनिवार और यहाँ पर शनिवार है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पता करेंगे। अगर शनिवार नहीं होता तो फिर हम प्लस माइनस करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, तो हम यहाँ पर 11 को लेंगे। उसके बाद 11 को लेने के बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 4 दूना 8, ठीक है। शेष बचा छोड़ दो। उसके बाद तारीख लिखेंगे, तो तारीख 1 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्च का कोड 4 है। उसके बाद यहाँ पर 2000 का कोड 6 है, ठीक है। अब देखिए मंथ का कोड 4 है, अब इसको भी जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 11 तो कितना होंगे, तो आप कहोगे 13 13 1 14 और 14 4 हमारे पास 18 18 6 24। यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आप कहोगे देखिए 11 दो तो हमारे पास 13 हो रहे, 13 1 14 14 4 18 18 6 24 हो रहे हैं। 18 से कितना हो रहे, तो आप कहोगे 24 हो रहे हैं और 24 को 7 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 7 या 21 कितने बार में जा रहा है, 3 बार में 21 आया, 21 और शेष कितना बच रहा है, तो आप कहोगे 3 हमारा शेष बचा है। तो 1 नंबर पे रविवार, 2 नंबर पे सोमवार, 3 नंबर पे मंगलवार, तो 3 हमारा शेष था। तो मंगलवार ऑप्शन में देखिए, मंगलवार हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, और ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, और ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, और बी भागित ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। मतलब हमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यानी कि हमें यहाँ पर अर्थ दे दिया है और इसके हिसाब से हमें यहाँ पर बीच में रिलेशन निकाल के हमें यहाँ पर रिलेशन बताना है, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा टाइम खींच सकता है। कुछ लोग कैसे करवाते हैं आपको पता है, जैसे करवाते हैं कि इनमें बीच में ये पत्नी, ये पति, ये इसका बेटा, ये पिता, ये वो। ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी रिलेशन बताने में गलती हो जाती है, तो इसलिए जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे ही करना। थोड़ा सा भले ही 2 सेकंड ज़्यादा ले लेना, लेकिन इस तरीके से ही करना है, ठीक है। जिससे सबसे पहले आपको इन दोनों में रिलेशन देखना है, यहाँ से बी और सी में। तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का। और यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या कहा, तो यहाँ पर ए प्लस बी, इसका अर्थ कहा कि ए बी की माँ है। क्या कहा है कि ए बी की माँ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बी सी की माँ हो जाएगी, तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगी, तो बी सी की माँ हो जाएगी, तो सी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। बी सी की माँ है तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सी और डी का, ठीक है। यहाँ पर डी दिया है तो यहाँ पर सी और डी का देखेंगे, इसमें गुणे का चिन्ह। और यहाँ पर कह रहा है कि ए बी का अर्थ है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, मतलब सी डी की पत्नी है, यानी सी डी की पत्नी है, तो यहाँ पर सी डी की पत्नी बना लेंगे। तो ये हमने सी डी की पत्नी बना ली, ठीक है। सी डी की पत्नी है तो ये क्या हो गया, पति हो गया, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। उसके बाद और डी और ई का आपस में देखेंगे अब, ठीक है। यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, तो आप कहोगे माइनस का है, और यहाँ पर ए माइनस बी का अर्थ क्या कहा कि ए बी का भाई है, मतलब डी ई का भाई है। अब डी क्या है, डी ई का भाई है, तो यहाँ पर हम ई का भाई बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद ई और एफ का आपस में देखेंगे, तो यहाँ पर कौन सा भागित का चिन्ह है, और भागित का अर्थ क्या कर कि ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, मतलब ई एफ का पिता है। ई क्या है, एफ का पिता है, ठीक है। ई जो एफ का पिता है तो एफ कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, क्योंकि ई इसका पिता है, ठीक है। ई एफ का पिता है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे, ये पिता है, ठीक है। ई एफ का पिता है। उसके बाद अब आगे प्रश्न क्या करे कि तो डी का एफ से क्या संबंध है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। और कुछ लोग क्या करते हैं, रिलेशन बताने में यहीं से भी गलती कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे बताना, थोड़ा सा समझिए। जहाँ पर भी से लगा हो वहाँ से आपको उल्टा बताना, यानी यहाँ पर देखिए जैसे एफ से डी का एफ से, यानी कि यहाँ पर आपको एफ से यानी से लगा तो आपको उल्टा बताना कि एफ का डी क्या लगेगा, ठीक है। तो एफ का डी क्या लगेगा, तो आप कहोगे एफ का डी लगेगा हमारा, देखिए जैसे एफ हम है, ठीक है। और ये हमारे पिता और ये पिता का भाई है। कौन है, पिता का भाई है, मतलब अपना चाचा है, ठीक है। ऑप्शन में चाचा नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन पिता का भाई दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि 14 स्टार 64 बराबर 39 और 25 स्टार 37 बराबर 31 और 9 स्टार 17 बराबर यहाँ पर दिया है 13, तो उसी प्रकार 52 स्टार 46 का मान क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिकली प्रश्न है। हमें यहाँ पर क्या करना है, इन चिन्हों की जगह प्लस माइनस करना, कुछ भी करना, हमें तो यहाँ पर जो संख्या बराबर में दी है उससे पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर 14 और 64 के साथ क्या करके हमें यहाँ पर 39 मिले, और सेम तरीके से 25 और 37 को भी वैसा ही करना और 31 लाना है। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले पता कर लेते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे तो 39 नहीं होगा, ज़्यादा संख्या हो जाएगी। माइनस करेंगे तो 14 और 39 देखिए 4 4 0, यानी यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहोगे 85 होगा। इसमें माइनस भी करेंगे तो 50 होगा, लेकिन यहाँ पर 39 लिखा। माइनस करने पर कुछ भी नहीं हो रहा। अगर गुणा करेंगे तो गुणा करने पर तो संख्या बहुत बड़ी होना है, और भाग तो इसमें जा नहीं रहा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर इन संख्याओं को या तो आधा करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 14 का आधा करेंगे तो आपको पता है कितना होगा, 7, और 64 का आधा कितना होगा, तो यहाँ पर होगा 32, और 32 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तब आपको पता है यहाँ पर 39 हो रहा है, और 39 यहाँ पर दिया है। अब सेम तरीके से 25 37 का पता करते हैं। तो 25 का आधा करेंगे तो आपको पता है 12.5 होगा, यानी कि यहाँ पर कितना होगा, 12.5। 25 का आधा 12.5 ही होगा। ठीक है, उसके बाद 37 का भी आधा करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर 17, 18 दूना कितने होते, 36, यानी यहाँ पर हो रहा है हमारा 18.5, यानी यहाँ पर भी 18.5। तो क्यों ना हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको आपस में इसमें भी सेम तरीके से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 5 5 जोड़ेंगे तो ये 1 बन जाएगा, मतलब एक तरफ 13, यानी हम 13 को प्लस करते हैं तो 18 13 कितना होगा, तो आप कहोगे 18 और 13 हमारे पास यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास हो रहा है 31। कितना हो रहा है, 31, और 31 भी यहाँ पर दिया है क्या। इसी तरीके से 13 को भी लिखा, तो यहाँ पर हम 13 का पता करते हैं। तो यहाँ पर 9 का आधा करते तो 9 का आधा कितना होगा, तो आप कहोगे 9 का आधा होगा 4.5, कितना होगा 4.5, और 17 का आधा कितना होता है, तो 17 का आधा आपको हो गए 8.5, कितना होगा 8.5। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक को 4 लिख लेते हैं और एक को हम 9 बना देते सीधे। ठीक है, और इनको भी आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी 13 हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 13 हो रहा है, और 13 भी यहाँ पर है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 52 और 46 का मान बताएंगे। तो सबसे पहले 52 का आधा करेंगे तो आपको पता है 31 होगा, या फिर क्या होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारा 26 दूनी 52, यानी यहाँ पर इसका आधा होगा 26। ठीक है, और 46 का आधा होगा तो आपको हो गया 46 का आधा 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है, और इनका भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास हो रहा है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, उसके बाद 4 4, मतलब यहाँ पर कितना हो रहा है, 49 हो रहा है। यहाँ पर कितना मान हो रहा है, 49 हो रहा है। तो ऑप्शन में देखिए 49 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या ट्राई करा था, सबसे पहले हमने यहाँ पर प्लस करके भी देखा था, नहीं हुआ, कुछ नहीं। माइनस कर लिया, इसमें गुणा करेंगे तब भी नहीं आएगा, फिर हमने यहाँ पर भाग देना तो फिर भी नहीं आया। तो इसलिए आपको यहाँ पर कुछ भी करके देखना, लेकिन सभी में एक ही तरीका लगाना, याद रखना आपको सभी में एक ही तरीका लगाना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा है कि उस सही विकल्प को चुने जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरा हो जाएगी। यानी हमारे पास यहाँ पर एक श्रृंखला दी है लेटर और यहाँ पर रिक्त स्थान है, इसमें हम कौन से लेटर को रखें कि ये श्रृंखला हमारी पूर्ण होगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसी श्रृंखला को सोल्व करना है। तो रिक्त स्थान के पास देखना है कि कौन सा लेटर लिखा है और किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है। ठीक है, या फिर आपको गिन के इसको खंडे भी बना सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर बी के बाद दिखाई दे रहा है, और बी के बाद इधर कहीं भी हमें कोई लेटर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर डी से पहले तो हमें दिखाई दे रहा है। आप कहोगे यहाँ पर डी से पहले भी हमें कोई भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बी के बाद हमें यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर हम सी को भर सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्या करा, सी को भरा, बी सी डी। अब डी के बाद हमें यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पर हमें डबल पी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें डबल पी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पी को भर लेंगे। ठीक, यहाँ पर भी हम पी को भरेंगे तो देखिए यहाँ पर बी सी डी पी पी वापस रिपीट हो रहा है, यहाँ से काट लेंगे क्योंकि हमारा लेटर रिपीट हुआ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बी सी डी पी पी, यहाँ पर बी सी, यहाँ पर डी को भरेंगे तो बी सी डी पी पी डबल पी। ठीक है, ये हमने काटा। यहाँ पर देखिए बी सी डी पी पी, यहाँ पर भी बी सी डी टी पी पी डी पी पी। उसके बाद यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बी भरेंगे तो बी सी डी पी पी, यहाँ पर भी बी सी डी पी पी, तो ये हमने भर दिया। उसके बाद यहाँ पर बी सी डी, यहाँ पर भरेंगे डी और पी पी। ठीक है, अब देखिए सभी को पढ़िए, यहाँ पर भी बी सी डी पी पी, 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 सभी खाने हमारे समान है। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा था, हमने सबसे पहले यहाँ पर सी को भरा था, उसके बाद हमने यहाँ पर पी को भरा,
फिर हमने डी को भरा, फिर हमने पी को भरा, फिर वापस हमने बी को, फिर हमने डी को, फिर हमने सी को, फिर डी को। तो ये ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऐसी श्रृंखला मिले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि किस रिक्त स्थान किस लेटर के बाद है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने आयत की संख्या है। अब देखिए, आप कहोगे आपके वीडियो बहुत लेट आ रहे हैं, आप वीडियो रोज नहीं बना रहे हो, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मेरी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब देखिए, मेरे आज भी थोड़ा सा गला मेरा बैठा है और मेरी आवाज़ भी आपको थोड़ी सी अलग लग रही है, फिर भी मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा मुझे माफ़ करना कि आपको मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ और ना ही प्रॉपरली मैं अभी काम कर पा रहा हूँ इस पर, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा लगता है ज़्यादा मुझे क्लास लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए मुझे माफ़ करना। बाकी मैं आपको कोशिश करूँगा अभी आज से थोड़ा सा ठीक हूँ तो आपको मैं डेली वीडियो देने की कोशिश करूँगा और हर एग्जाम का और नए पैटर्न के साथ और चैप्टर वाइज भी देने की कोशिश करूँगा। बस कुछ समय और वेट कीजिए, मैं आपको मैं लाइव भी आने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बस इस बार मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए मैं 4-5 दिन और मैंने यहाँ पर क्या करा था, वीडियो नहीं दे पाया था। ठीक है, बीच में अपनी होली भी थी, तो मैंने होली भी सही ढंग से नहीं मनाया हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, तो मैं ना होली मनाया और ना वीडियो बनाया। ठीक है, तो मुझे इसके लिए माफ़ करना। अब हमें यहाँ पर क्या करा कि इस आकृति में आयत की संख्या कितनी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर आकृति भले ऐसी वैसी दिखाई दे रही, लेकिन आपको पता है आयत कैसा होता है, कुछ इस टाइप से होता है। ये एक आयत है, तो इसी की संख्या कितनी है हमें ये गिनना है। तो हमें यहाँ पर लगभग आसान दिख रहा है। ठीक है, कैसे देखिए, यहाँ पर सिंगल को गिनेंगे तो यहाँ पर 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। टोटल हमारे पास टोटल 10 छोटे वाले हैं और एक ही हमारे पास ये बड़ा वाला है। ठीक है, तो टोटल हमें यहाँ पर 11 ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी हमें यहाँ पर और भी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कि इस आकृति में टोटल 11 ही आयत है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार दूसरे अक्षरों का पहले अक्षरों से संबंध है, उसी प्रकार चौथे अक्षरों का संबंध तीसरे अक्षरों से ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये भी हमारा एनालॉजी का प्रश्न है और लेटर एनालॉजी का है। ठीक है, यानी यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर टेबल का संबंध यहाँ पर ELBAT से है, उसी प्रकार चेयर का किससे होगा यह हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हमें यहाँ पर लेटर वाला दिया है, तो जो लेटर हमें टेबल में दिखाई दे रहे हैं वही लेटर हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर लेटर को बदल के लिखा गया या फिर क्रॉसिंग मेथड की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि पीछे से लिखना शुरू किया, जैसे यहाँ पर ई को यहाँ पर उठा के लिखा, एल को फिर लिखा, फिर बी को लिख दिया, फिर यहाँ पर ए को लिख दिया, फिर यहाँ पर लास्ट में टी को लिखा। मतलब इसने क्या करा, उल्टा कर दिया, बदल दिया, पलट दिया। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर पलट देंगे, तो सबसे पहले आर को लिखेंगे तो यहाँ पर आर होगा, फिर हम आई को लिखेंगे तो यहाँ पर आई हो जाएगा, फिर ए दिया तो हम ए को लिख लेंगे, उसके बाद एच दिया तो यहाँ पर हम एच को लिखेंगे, फिर सी दिया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी को लिखेंगे। अब ये ऑप्शन में चेक करिए, RIAHC, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सारे प्रश्न सरल लग रहे होंगे, तो देखिए ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे और मेरा बताने का तरीका सरल है, इसलिए आपको सरल लग रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड पद्धति में पॉजिटिव को यहाँ पर यह के क्यू एच के जी के ई जी लिखा जाता है, तो यहाँ पर नेगेटिव को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न, और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपको पता है 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न बनते हैं और सेकंड हमारे एनालॉजी के बनते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग के 2-1 प्रश्न करवाता हूँ प्रैक्टिस में। अब देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर लेटर का कोड आपको पता है, लेटर ही दिया तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेट में माइनस प्लस करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पी से क्या लिखा है, के लिखा, वहाँ पर देखिए लेटर हमारे यहाँ पर देखिए, इन लेटर को देखना, पी का यहाँ पर कोड क्या लिखा है, तो आप कहोगे के लिखा, मतलब ये तो इसका विपरीत है। यहाँ पर ये क्या था, आप कहोगे इसका विपरीत है, पी के मतलब ये विपरीत है। ठीक है, उसके बाद पी के विपरीत है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे ओ से यहाँ पर क्या लिखा, क्यू लिखा, मतलब यहाँ पर +2 के, यहाँ पर क्या हुआ +2। उसके बाद यहाँ पर एच से यहाँ पर क्या लिखा, कूट, तो हमारे पास यहाँ पर एच लिखा, तो एच भी एच का विपरीत है। ठीक है, मतलब फिर से यहाँ पर विपरीत, फिर यहाँ पर देखिए आई से वहाँ पर क्या लिखा, के लिखा, तो आई से के लिखा, मतलब यहाँ पर फिर से +2 करा, यहाँ पर क्या करा, +2, तो आई से के मतलब यहाँ पर भी +2 कर दिया। ठीक है, आई से के मतलब +2। उसके बाद यहाँ पर टी से वहाँ पर क्या लिखा, तो टी से जी लिखा, टी से जी मतलब यहाँ पर और विपरीत कर दिया, क्या करा, विपरीत।
उसके बाद आई से वहाँ पर वापस से के लिखा, मतलब यहाँ पर भी और +2 किया, क्या करा +2। फिर बाद में यहाँ पर वी से वहाँ पर वी लिखा, कोड क्या लिखा वी लिखा है, इसका मतलब फिर यहाँ पर विपरीत, और ई से यहाँ पर क्या लिखा है जी, मतलब यहाँ पर और +2, क्या करा +2, ये जी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर पैटर्न आप समझ में आया, सबसे पहले विपरीत, फिर +2 विपरीत +2 विपरीत +2 विपरीत +2। तो हमें भी यहाँ पर सेम तरीके से नेगेटिव में बताना है। तो पहला विपरीत, फिर प्लस, फिर विपरीत, फिर प्लस, फिर विपरीत, फिर प्लस। ठीक है, तो पहला विपरीत होगा तो एन का विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे एम, और ई में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, तो एम जी ऑप्शन में ठीक है दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर हमने क्या करा, तो इसमें हमने विपरीत बताया, इसमें हमने +2 किया। फिर वापस हम यहाँ पर क्या करेंगे, विपरीत करेंगे, तो जी का विपरीत क्या होता है टी, एम जी टी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, उसके बाद वापस से ए में हम क्या करेंगे, 2 को प्लस करेंगे, इसमें हमने विपरीत तो यहाँ पर हम 2 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो टी सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ए में 2 प्लस करेंगे तो सी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करें टी, और टी में क्या करेंगे, तो आप कहोगे टी का और विपरीत करेंगे तो यहाँ पर जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी। उसके बाद आई में वापस से हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे वापस हम +2 करेंगे तो यहाँ पर के हो जाएगा। उसके बाद वी में वापस हम क्या करेंगे इसका, तो आप कहोगे विपरीत करेंगे तो ई विपरीत हो जाएगा, और ई में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जी हो जाएगा। ये ऑप्शन में देखेंगे तो एम जी टी सी जी के जी ई जी, तो हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैच हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सी होना था, बस इतना सा मिस्टेक है, बाकी ऑप्शन नंबर ये हमारा पूरा मैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरे ऑप्शन में हमें मैच नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर सी मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्न में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति स्वरूप को पूरा करेगी, यानी इस आकृति में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें हम किस विकल्प आकृति को रखें कि आकृति हमारी पूर्ण होगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता है अगर ये वाला ब्लैक ऊपर और नीचे है तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक ब्लैक ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक ब्लैक ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे सभी में है, यहाँ पर नहीं है तो ये नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर ये वाला लाइन यहाँ पर है तो यहाँ पर ये भी होगा, तो ये नीचे की ओर जा रहा मतलब ये नहीं होगा, ये इस साइड है तो ये बीच में ये लाइन तो है ही नहीं कि होगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो ठीक है, इसमें बीच में लाइन है, यहाँ पर ये वाली लाइन जो पूरी होगी तो यहाँ पर भी ये लाइन है, तो यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जो कि प्रॉपर मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इस आकृति को ऑप्शन नंबर डी पूर्ण करेगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो ये हमारा न्याय निगमन का प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है यह हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कथन को देखिए, पहला कथन कह रहा है कि कुछ नीले हरे है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ नीले हरे है, नहीं यहाँ पर हम बनाते हैं कुछ नीले, तो ये नीले का डायग्राम बनाया हमने और कुछ नीले हरे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कुछ नीले हरे को बना लेंगे। तो कुछ नीले हरे हैं तो हरे का मैं एच लेता हूँ। उसके बाद अब दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि सभी हरे पन्ने हैं। अब जितने भी हरे हैं ये सभी के सभी पन्ने हैं, तो ये हमारे पन्ने के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने पन्ने के अंदर बना लिया। फिर हम यहाँ पर तीसरे को देखेंगे तो सभी पन्ने रत्न है। अब जितने भी पन्ने वो सभी के सभी रत्न है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सभी को अंदर ले लेंगे और सभी के सभी पन्ने क्या है रत्न है, तो यहाँ पर हम आर बना लेंगे। रत्न आर मतलब रत्न। ठीक है, बस आप ये समझने के लिए लिखा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या करा हमें ये देखना है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ नीले रत्न है। क्या आपको यहाँ पर कुछ नीले रत्न दिखाई दे रहे हैं? तो हमें यहाँ पर कुछ नीले रत्न दिखाई दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर पहला वाला तो सही कह रहा है। ठीक है, अब दूसरे को देखिए, कुछ रत्न हरे हैं। कुछ रत्न आपको यहाँ पर हरे दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर सारे जब हरे रत्न है तो कुछ तो होंगे, इसलिए दूसरा भी यहाँ पर हमें सही कह रहा है। तो निष्कर्ष पहला दूसरा दोनों पालन कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर हमें कथन दिया और यहाँ पर भी हमें निष्कर्ष दिया है, तो ये हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है और वो प्रश्न हमारा कौन सा था? तो वो प्रश्न हमारा न्याय निगमन का था। ठीक है, यहाँ पर हमें कथन को समझना है, कथन को समझ के फिर उसके बारे में निष्कर्ष देखना है। तो यहाँ पर हमें कथन के हिसाब से चलना है। ठीक है, अब कथन क्या कह रहा है? तो कथन को देखिए, जिससे स्टेटमेंट में दिया है कि एक छोटे बच्चे ने कहा, क्या कह रहा है कि एक छोटे बच्चे ने कहा कि सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा है। यानी एक छोटे बच्चे ने क्या कहा कि सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा है। ठीक है, ये छोटे बच्चे ने कहा। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि उसे अन्य कोई भी मिठाइयाँ मतलब मिठाई पसंद नहीं है। क्या छोटे बच्चे ने ऐसा कहा क्या मुझे अन्य मिठाई पसंद नहीं है? नहीं कहा। इसका मतलब अगर बच्चे ने ऐसा नहीं कहा तो ये कह रहा है ये गलत कह रहा है, क्योंकि बच्चे ने ऐसा थोड़ी ना कहा कि मुझे
कोई भी मिठाई पसंद नहीं, सिर्फ लड्डू पसंद है, ये थोड़ी ना कहा। उसने तो ये कहा कि सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा है, मिठाइयाँ पसंद है लेकिन उसमें से भी मेरे लड्डू पसंदीदा है, ये कहा। लेकिन इसका निष्कर्ष क्या कहे कि उसे अन्य कोई भी मिठाई पसंद नहीं है, तो ऐसा थोड़ी ना है, उसे पसंद नहीं है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो वहाँ पर तो कहा ही नहीं, कथन में नहीं कहा, तो हम यहाँ पर निष्कर्ष में कैसे कहेंगे, तो पहला गलत है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि उसके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। क्या बच्चे ने ऐसा कहा कि मेरे लिए सिर्फ एकमात्र, क्या वहाँ पर लड्डू ही एकमात्र ऐसे थे उपलब्ध जो बच्चे को पसंद हो? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है, तो ऐसा नहीं है, और भी मिठाइयाँ होगी, बस उसको तो लड्डू पसंद था, तो ये भी गलत कह रहा है। ठीक है, तो दोनों की दोनों यहाँ पर निष्कर्ष गलत कह रहे हैं, तो ऑप्शन में देखिए दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहे, तो न तो पहला और न ही दूसरा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हमेशा आपको निष्कर्ष में जो दिया है, स्टेटमेंट में जो दिया है, वही आपको कंक्लूजन में लगाना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा यहाँ पर कथन दिया और यहाँ पर अवधारणाएं दिए, तो आपको देखिए ये पूर्ण धारणाएं के प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी कथन को समझना है, फिर इसकी धारणाएं देखना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कथन कह रहा है कि मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ। मतलब कथन कह रहा है कि मुझे भोजन पकाना पसंद है और मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसके बारे में अवधारणा देखिए, क्या वो सही कह रही है या सही दी है, तो सही दी कि नहीं। देखिए पहली है कि मैं एक शेफ हूँ, भाई यहाँ पर कह रहा है कि मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पर अवधारणा दी कि मैं एक शेफ हूँ, तो ये तो गलत है, क्योंकि भाई वो वहाँ पर क्या बनना चाहता है, शेफ बनना चाहता है। मुझे भोजन पकाना पसंद है और मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ, मतलब वो बनना चाहता है, शेफ है नहीं, वो बनना चाहता है, लेकिन ये मैं एक शेफ हूँ कह रहा, तो ये गलत है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि मैं एक शेफ नहीं हूँ, हाँ मैं एक शेफ नहीं हूँ, तो ये सही है, क्योंकि ये शेफ बनना चाहता है, तो ये नहीं है इसलिए बनना चाहता है, ये सही कह रहा है कि मैं एक शेफ नहीं हूँ। तो दूसरा वाला यहाँ पर क्या कह रहा है, सही है। तो दूसरा वाला ऑप्शन में देखेंगे तो केवल सी में दिया है, केवल निष्कर्ष दो अंतर्निहित है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए अक्षरों को क्षैतिज दर्पण पर रखने पर दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे पास अक्षर और संख्या और एक आकृति है, इसको हम क्या करेंगे, इधर रखेंगे, तो कैसा बनेगा ये इसका डायग्राम, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है 5 कैसा बनेगा, तो 5 ऐसा बनेगा, नहीं यहाँ तो उल्टा हो जाएगा, 5 हमारा ऐसा बनेगा, ऐसा करके ऐसा 5 बन जाएगा, और जो यहाँ पर हमें क्यू दिखाई दे रहा है वो इधर आके पी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऐसा 5 और यहाँ पर ऐसा पी, हमें यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, ये हमें केवल 2 में दिखाई दे रहा। अब ये जो लाइन ये सामने आ जाएगी, इधर आ जाएगी, ऐसी वाली सामने वाली, तो सामने हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो सामने किधर आएगी, तो आप कहोगे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये तो वहीं पर है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारी यहाँ पर आ गए। ठीक है, मतलब इधर दिखाएगी 3, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर मैच हो रहा है। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि हितेश जया से अधिक धनी है, मोहन जया से कम धनी है, पवार जया से कम धनी है, अमित हितेश से अधिक धनी है, तो सबसे गरीब कौन है। अब ये हमारा रैंकिंग वाला प्रश्न है, और आपको इसे कैसे सोल्व करना, बस आपको देखिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ, तो आपको ये लाइन पता है। ठीक है, अब ये लाइन छोटी लाइन किससे, इससे, और ये लाइन ये इससे, ये छोटी है बड़ी है, उसके बाद ये सबसे बड़ी है, ये लाइन तो आपको पता है, बस इसी तरीके से सोल्व करना है। अब प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न कह रहा है कि हितेश जया से अधिक धनी है, मतलब ये हमारा हितेश हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए हितेश जया से अधिक धनी है, मतलब देखिए ये हमारा हितेश हो गया। ठीक है, हितेश को हमने खड़ा कर लिया, हितेश जया से अधिक धनी है, मतलब जया का हम नीचे खड़ा करेंगे क्योंकि ये कम धनी है, तो हितेश जया से अधिक धनी है, मतलब ठीक है दिख रहा है। उसके बाद मोहन जया से कम धनी है, मोहन जया से कम धनी है, इसका मतलब ठीक है मोहन यहाँ हो सकता है, जैसे सॉरी यहाँ पर क्या कहा था, तो मोहन जया से कम धनी है, तो मोहन जया से कम धनी मतलब मोहन यहाँ पर होगा, जया से भी कम है, इसका मतलब यहाँ होगा। उसके बाद पवार जया से कम धनी है, मतलब पवार जो जया से कम धनी है। ठीक है, पवार जया से कम धनी है, तो पवार यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है और संभावना में इधर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तक हम यहाँ पर जया के नीचे बिठाते हैं। अब आगे करा कि अमित हितेश से अधिक धनी है, अमित जो हितेश से अधिक धनी है, तो अमित को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे क्योंकि ये हितेश से अधिक धनी है, तो ये बड़ा है। ठीक है,
अब हमें यहाँ पर क्या करा है कि तो सबसे गरीब कौन है, तो सबसे गरीब यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हमें कौन दिखाई दे रहा है, तो वो दिखाई दे रहा है हमें मोहन दिखाई दे रहा। कौन दिखाई दे रहा है, तो मोहन दिखाई दे रहा। लेकिन ऑप्शन में हमें यहाँ पर मोहन नहीं दिया है और हमें यहाँ पर जया से कम पवार धनी था, तो इसका मतलब पवार यहाँ पर भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम पवार ऑप्शन में लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर मोहन नहीं दिखाई दिया है, मोहन हमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम पवार लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, कभी कभी सरल सा प्रश्न भी हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि इसका तो प्रश्न में आंसर है ही नहीं, ऑप्शन में आंसर नहीं है करके हम छोड़ के आ जाते हैं। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करके निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, यानी इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता है वर्गों की संख्या काउंट करना, तो हमें यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखना है और लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना है। तो यहाँ पर इस कॉलम में ये पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा है। सेम तरीके से इधर से 1, ये हमारा 2, इधर से ये 3, ये 4, ये हमारा 5, ये 6 और ये 7, यहाँ पर 7 कॉलम है। अब आपको पता है लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना है, तो इधर से लास्ट मतलब ये 3 के साथ गुणा होगा तो 7 या 21। ठीक है, इधर 6 से 2 के साथ गुणा होगा तो 6 दूनी 12, उसके बाद 5 के साथ 1 का होगा तो 5 एकम 5। अब ये संख्या किसके साथ होगी, जोड़े में तो होगी नहीं, तो ये छूट गई, जो छूट गई ये संख्या छूट गई, इसे छोड़ दो। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने पर कितना हो रहा है, तो 21 और 12 कितना हो रहे हैं, तो आपको हो गए 33, 5 हमारे पास यहाँ पर हो रहे हैं 38, कितना हो रहे हैं 38 हो रहे हैं। ठीक है, तो इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, वो 38 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न करा कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितने वर्ग है, यानी यहाँ पर भी वर्ग ही बताना। जैसे अगर आपको ऐसा पैटर्न मिले तो फिर कैसे चेक करना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लेना है, जैसे आप इससे अलग करके भी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, या फिर उसी में देख लो। जैसे उसी में देखेंगे तो एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, इधर से भी एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 और 1 एकम 1 ही होगा, मतलब इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा 5, यानी इस आकृति में छोटी वाली आकृति में हमें कितना मिल रहा 5 मिल रहा है। ठीक है, अगर इसमें 5 है तो यहाँ पर भी 5 ही होगा, ये हमने गिन लिया। अब हम यहाँ पर इन वाला का देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम में लिखेंगे 1, फिर ये हमारा 2, बाहर वाली आकृति देख रहे हो, और इधर लिखेंगे तो यहाँ पर भी 1, ये 2, ये हमारा 3 और ये 4, यहाँ पर भी हमें लास्ट से लास्ट में गुणा करना है। तो यहाँ पर 4 से 2 के साथ गुणा करेंगे, 4 दूना 8 और 3 से 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, ये छूट गई, इसे छोड़ दो। अब इनको आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर 11 हो रहा है, और इधर हमारी कितनी थी, तो 5 और 5 थी, 2 ये थी है। ठीक है, तो 10 और 11 हमारे यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे हमारे पर यहाँ पर 21 हो रहे हैं। 21 ऑप्शन में देखिए, तो 21 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर पैटर्न बनता हुआ दिखाई जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जिसे हमने अभी यहाँ पर तरीका लगाया था वैसे आपको देख लेना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे, और जो 26 नंबर का प्रश्न है ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये टेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताना है। प्रश्न करा कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला दी और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर अगली संख्या कौन सी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, अब आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर नहीं करे तो इस वीडियो को भी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।